तो अभी तक सिस्टम ये है कि इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के हिसाब से जो कॉरपोरेट है और साथ में उसके साथ जो अलाइंड पावर है, स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उन लोगों को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शराब सबको पता है कि आज की डेट में, एक एग्जांपल लेके करते हैं उसको, फिर आप बहुत सारी चीज़ों में आज लगा ही एक सकते अच्छी हैं। खबर आई है कि उड़ीसा के अंदर जो है टोबैको के ऊपर कंप्लीट उन्होंने टोटल बैन वो लगाते रहे हैं, कुछ हैं आज और उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब चूंकि कहीं मूवमेंट जोर पकड़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कहीं भनक होती है, लेकिन होता यही है कि थोड़े दिन को होगा, उसके बाद में फिर किसी न किसी तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी अपना गेम करती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको, नहीं, नहीं, जैसे इसको जी जैसे जी जी शराब के नाम पर ही हुआ कि हरियाणा के अंदर एक ज़माने में बैन लगाया, कुछ जगहों पर बैन लगाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर ये दिखा देते हैं कि साहब अगर उस पर बैन लगता है तो फिर ये जो इलिसिट लिक्वर है इसकी वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से लोगों की मौत वो हो बिहार जाती में है। भी बताते हैं हाँ वो बताते हैं, और वो हालांकि ये नहीं बताते कि वो प्रोपोर्शन कितना है, पहले प्रोपोर्शन कितनी हो कितना रही है। थी। हाँ नहीं, और ये वो चूंकि जो अगर किसी वजह से इलिसिट लिक्वर की वजह से 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, तो वो तो एकदम न्यूज़ में आ जाता है, लेकिन एल्कोहल की वजह से टोटल साल में कितने लोग मर रहे हैं उसकी फिगर्स वो कभी नहीं लाएंगे। आपने इस पे काम किया, आप बताइए कि कितना होता है जो एल्कोहल से पूरे वर्ल्ड के अंदर एल्कोहल से तकरीबन 40 लाख लोग तो ऐसे हैं कि जो एल्कोहल से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। उसके अलावा एक बड़ी तादाद, इससे कहीं ज़्यादा लोगों की ऐसी है कि जो इनडायरेक्टली, यानी जो एल्कोहल के नतीजे के तौर पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये फिगर्स आई हैं कि एल्कोहल जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें एक बड़ा रोल ड्राइवर के एल्कोहल में मुब्तला होने की वजह से होता है। उसके अलावा एल्कोहल का डायरेक्ट ताल्लुक़ इवन सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीजेस से भी है, कि वो एड्स के ऊपर भी ये बात आई है कि अल्कोहल की वजह से, चूँकि वो जो उन्होंने सेफ सेक्स का जो वो था मेथड वो फॉलो नहीं कर पाते, तो इस वजह से उसमें एड्स की वजह से भी बहुत सारी डेथ्स होती हैं। मर्डर्स, रेप्स, ये भी बहुत ज़्यादा एल्कोहल के इफेक्ट के अंदर होते हैं। तो एल्कोहल के तो बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में, उसकी टोटल फिगर सामने लाते भी नहीं है। तो एक तरफ ये बता देते हैं 100, 200, 300 जो भी गलत है, मतलब अगर लोग वैसे भी मर रहे हैं तो हम उससे भी अग्री नहीं करते, लेकिन एक तरफ लाखों की फिगर और जो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली करोड़ों में बैठ रही है साल में, और दूसरी तरफ कई सौ। तो ये निकल कर आ रहा है कि एक तरफ गरीब है जिसको वो चीज़ कंज्यूम करके, वो टीवी पे दिखा के हीरोज़ हैं बॉलीवुड में, ये सब चीज़ें कंज्यूम की जा रही है, उसको लार्जर देन लाइफ दिखाया जा रहा है। एक तरफ आपके कंजम्पशन में अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो कुछ आपका इसमें चला जा रहा है, कुछ क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में गवर्नमेंट ने स्कूल्स नहीं बनाए, उन्होंने रिच इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में जो जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जिन कम्युनिटीज़ को, वहाँ पे स्कूल है। मुस्लिम इलाकों में उतने स्कूल नहीं है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने। पहली बात तो रूरल अर्बन डिवाइड के सारा अर्बनाइजेशन हो रहा। अर्बनाइजेशन में मेनली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या बड़े सिटीज़ हैं उनमें क्यों दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वजह ये थोड़ा ही है कि कोई फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि चूँकि छोटे गाँवों से लोग निकल के छोटे शहरों में आते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में, बड़े शहरों से फिर अल्टीमेटली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आते हैं। और इसकी वजह यही है कि चूँकि रूरल लेवल के ऊपर कोई रूरल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ का आदमी बेचारा गरीब है, उसको ज़रा छोटी मोटी नौकरी ढूंढने के लिए वो शहरों की तरफ भागते हैं। शहरों में जो ज़रा सा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो थोड़ा बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। तो चूँकि पूरा का पूरा आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कुछ सिटीज़, कुछ इलाकों तक महदूद होकर रह गया है। बाकी जगह पर उसको जो उसका डिवीज़न, जिस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। एग्लोमरेशन की, भाई आप अर्बनाइजेशन की तरफ वो कर रहे हैं। तो एक ये कि भाई आपकी इनकम पहले ही कम है, उस इनकम में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो आपको उन चीज़ों को कंज्यूम करने में लगा दिया जा रहा है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जो आपके लिए एक्चुअली नुकसानदेह है। उसके बाद जो गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स के नाम पे एजुकेशन, हेल्थ आपको ऑलमोस्ट फ्री एक्सेस होनी चाहिए थी, वो कॉस्ट भी आप पे पड़ रहा है। और उसके बाद क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं है प्राइवेट स्कूल्स की और इस तरह की चीज़ों की, तो कोचिंग का भी, तो मोटा मोटा जो आपके पास इनकम बच रही है कंजम्पशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, या ग्रोथ के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और दूसरी तरफ ये है कि भाई वेल्थ पे क्योंकि टैक्स नहीं है, वो ग्रो किए जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं कि आप एक हिस्सा खर्च करके अपने आप को बेहतर एजुकेशन भी दे सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अमीर बच्चे भी जाते हैं इस वजह से, क्योंकि जब आपको कोचिंग और ये सारी चीज़ें शुरू से बिल्कुल हाई क्वालिटी में एक्सेस होगा तो आप उसी तरह से आउट परफॉर्म भी करेंगे।
तो सिस्टम एक तरीके से पूरी तरह से डिज़ाइंड इस तरह है कि वो ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़, ह्यूमन ससेप्टेबिलिटीज़, इनको प्रॉफिटाइज उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इस्तेमाल करके और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को डायरेक्ट करे। और दूसरा ये कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसमें इनकम को टैक्स किया जा रहा है, हालांकि जो गरीब जितना गरीब होता चला जाएगा उसकी जो सोर्स है एक्सपेंडिचर की या जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो उसकी इमीडिएट इनकम से आ रही है। और बनिस्बत इसके क्योंकि वेल्थ को टैक्स नहीं किया जा रहा है तो अल्टीमेटली जितना रिच है, सुपर रिच है, वो वेल्थ को बाहर निकाल रहा है इकोसिस्टम से, क्योंकि वो सोने में, स्टॉक्स में और उसके फॉर्म में जमा हो जा रही है, जिसमें उसका फ़्लो और यूटिलाइजेशन नहीं है। चलिए स्टॉक्स में तो एक लेवल पे यूटिलाइजेशन इस तरह हो सकता है था कि अगर आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आपस में इस तरह है कि वो मनी मूव करता है विदाउट एनी प्रोडक्शन वैल्यू, फिर भी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वेल्थ आपकी ज़मीनों में, सोने पे, इस तरह के एसेट्स में चले जाती है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी तरफ वही अमीर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो वेल्थ को निकाल के जो गरीबों की एक्यूमुलेट हुई है, वो भी दो लेवल पे, कि एक अमीरों का बैंक है जो आपको स्टेबल वो देता है और गरीबों को बैंक देता ही नहीं है लोन, तो उसके लिए वो जो दूसरे बैंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट में लोगों को लेते हैं और वो डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। इसके बनिस्बत क्या ऐसा टैक्सेशन का पैराडाइम होना चाहिए? क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, कुरान पे आपका काम है, आपने इस पे काफ़ी लिखा है, तो इसके बनिस्बत एक तो ये है जो कैपिटलिज्म के अपोज्ड एक सोशलिज्म का पर्सपेक्टिव था, स्टेट उसको ओनस लेगा। अगर स्टेट भी मिडिल में नहीं है या स्टेट अगर मिडिल में है और वो टैक्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन तो उसका सेकंड स्टेप है कि आप उसको कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लेकिन स्टेट जनरेट ही नहीं कर पा रहा है इस वजह से क्योंकि वो रॉन्ग चीज़ों को टैक्स कर रहा है। देखिए, जहाँ तक जब इस्लाम का जिक्र आया है तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में पहली बात तो ये कि इस्लाम में इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम में कहा करता हूँ कि इस इकोनॉमिक्स की जो हैसियत होनी चाहिए वर्ल्ड में, पेट में, उसमें बॉडी में, वो एक स्टमक की है कि स्टमक के बगैर आपका बॉडी नहीं चल सकता। स्टमक ही के ज़रिए आपको खाना बॉडी को पहुंचाना है, बॉडी की सारी ग़िज़ा पहुंचानी है। जब तक स्टमक नहीं भरेगा इस जितनी उसकी ज़रूरत है तब तक। लेकिन अगर स्टमक में आप ऐसी चीज़ें भरने लगेंगे जो नुकसानदेह हैं, या स्टमक को आप ज़रूरत से ज़्यादा फिल करने लगेंगे या बहुत कम फिल करेंगे, तो प्रॉब्लम बहुत होती चले जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स को एक इस्लाम के अंदर इकोनॉमिक्स को एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम के की खूबी है। और वर्च्यू इंपॉर्टेंट है, इन सर्विस ऑफ व्हाट, टुवर्ड्स व्हाट एंड एंड एट कॉस्ट ऑफ व्हाट। तो वो जो इस्लाम के अंदर ख़ास तौर पर चूँकि इस बात की गॉड से मोहब्बत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया कि भाई आप उस हर चीज़ जो गॉड को पसंद आए वो करिए, रसूल को जो पसंद आए वो करिए। और वहाँ पर यही दिखाया गया कि आप जो हैं, आपको दौलत से मोहब्बत किसी हद तक ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं। इस्लाम ने इस बात के ऊपर जोर दिया, सारी चीज़ें हैं मौजूद कि आपको प्रोडक्शन करना है, आपको वेल्थ अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल्थ आपको या इनकम टैक्स, इनकम जनरेशन आपको करनी है। वो चूँकि इस्लाम में तो यानी इवन जो जुमे की नमाज के सिलसिले में और जो हज के सिलसिले में आयात हैं, वहाँ भी इस बात की इजाज़त है कि आप उसको वहाँ पर बिज़नेस भी कर सकते हैं। उसके बाद में जुमे की नमाज में कहा गया कि आप फ़ौरन उस वक्त के लिए बिज़नेस छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद में फ़ौरन आप अपना जो आपका कारोबार है उसके अंदर लग जाइए। और हज में भी इस बात की इजाज़त है कि बिज़नेस किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि नंबर एक, बिज़नेस जो है किसी भी प्रोहिबिटेड इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं इस्लाम के, कि प्रोहिबिटेड आइटम्स का बिज़नेस आप नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि बिज़नेस करने में भी आपको एक इस बात की एहतियात करनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा आप चार्जेस उतने ना करें। आपको प्राइसिंग मैकेनिज्म आपका वो गवर्नमेंट या जो भी एजेंसीज है उनको कंट्रोल करने की हिदायत है कि भाई वो कंट्रोल करें, प्राइसिंग मैकेनिज्म भी कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ सबसे ज़्यादा जोर दिया गया इस्लाम के अंदर, वो है जिसको मैं कहता हूँ कि वो उसको हम टैक्सेशन की बुनियाद बना सकते हैं। कि जैसे इस्लाम में ज़कात कहा गया, कि एक तो पहली बात यही कि कुरान के अंदर जो ज़कात का सिस्टम है कुरान के अतबार से वो नंबर 3 पर आता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। नंबर 1 पर ईमान है, नंबर 2 पर नमाज है, नंबर 3 पर ज़कात है, रोज़ा उसके बाद है। कुरान में जहाँ भी उसका नमाज का जिक्र आता है वहीं पर फ़ौरन
ज़कात का जिक्र पहले आता है, वक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो है, क्योंकि नमाज तो इंडिविजुअल लेवल नमाज पे इंडिविजुअल है और ज़कात जो है वो कलेक्टिव पूरी उसके लिए फ़ायदे के लिए। नमाज के सोशल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़कात का इकोनॉमिक एंगल और सोशल एंगल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़कात जब ये कहा गया कि वातुज़ ज़कात, तो इसका मतलब ये भी कह रहा है कि आप ज़कात तो जब ही दोगे जब आप कमाओगे, तो कमाओ भी, पहली बशर्त भी ज़कात क्या है? कि ज़कात देने के लायक बनो, ज़कात देने के लायक बनो। अब ज़कात क्या है? तो ज़कात एक किस्म का वेल्थ टैक्स ही इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर साल में 1 करोड़ कमा रहे हैं और 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च कर देते हैं, तो आपके ऊपर कोई ज़कात लागू नहीं होती। कुरान में इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि आप जो हैं कमाइए और उसको खर्च कीजिए, खर्च करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। और ख़र्च जायज़ चीज़ों पर कीजिए, ऐसी चीज़ों पर जिनसे अल्लाह ज़्यादा खुश होता हो। ज़ाहिर से ऐसी चीज़ों पर खर्च कीजिए और जायज़ चीज़ों पर कीजिए, नाजायज़ चीज़ों पर या फजूल खर्ची को इस्लाम पसंद नहीं करता। तो जब मनी का सर्कुलेशन होगा, तो ज़ाहिर है उससे ऑटोमेटिक लेवल पर जो गुर्बत है वो कम होती चली जाती है। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये कहा गया कि अगर आप बचाते हैं, आपको बचाने का हक़ है, लेकिन अगर आप बचाते हैं तो फिर आप उसके ऊपर टैक्स देंगे, ज़कात देंगे। 2.5% का एक वो रखा गया कि 2.5% ज़कात आप गरीबों में देंगे। उसकी 8 मदें बयान की गई कि उनमें जो ज़रूरतमंद हैं उनको देंगे, जो बीमार हैं उनको देंगे, जो किसी वजह से प्रिजनर्स को अगर छुड़ाने में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें देंगे आप। उसके अलावा जो है एक अच्छी जो यानी एक अच्छा मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, पब्लिकेशन में, इस्लामिक उसको प्रोड्यूस करने में, प्रमोट करने में, उसमें देंगे। उसके अलावा जो यानी उसके लिए जो सफ़र की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए भी जो है ज़कात के दी जाती है। मुसाफिरों को भी ज़कातों का हिस्सा है। डेट ख़त्म करने के लिए, किसी का कर्ज उतारने के लिए, इवन जो लोग इन्वॉल्व हैं ज़कात के सिस्टम में, और जो ज़कात इन्वॉल्व हैं उनको भी, कि जो कलेक्ट करेंगे, जो उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जो उसको तो इस तरह 8 मदें उसमें बयान की गई ज़कात की।